स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में। कहते हैं कि ईमानदारी पहली क्रांति है। ईमानदारी का मतलब अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं को समझना आज पहली बार भारतीय सेना ने माना है कि हां, चीन से भारत को खतरा है और हमें आगाह रहने की जरूरत है। उप सेना प्रमुख एक सम्मेलन में बोलते हैं और कहते हैं कि भारतीय सुरक्षा पर बात करते हुए चीन को हल्के में लेना एक भूल होगी, उसकी धमकियों को युद्धोन्माद न समझा जाए और हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और फिक्रमंद होना चाहिए। अगर युद्ध क्रांति का प्रवेश द्वार है तो समझ लीजिए भारत उस द्वार पर खड़ा है। डर है कि जमीन के झगड़े में जज्बात का सवाल हमारे जोम का इम्तिहान न ले, क्योंकि जिस भाषा को हम चीन की थोथी चाल समझ रहे हैं वो असल में एक गंभीर, बहुत गंभीर चेतावनी है। डोकलाम में सैनिकों की तैनाती जारी रखने के भारत के फैसले पर बौखलाए चीन को हल्के में लेना कहीं भारी न पड़े। और अब ये कोई बाहरी चीन हमारे लिए आने वाले दिनों में खतरा है। ये कोई युद्धोन्माद नहीं, एक तथ्य है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार या सेना का कोई आदमी कह रहा है कि चीन की ताकत को हवा में उड़ाना एक भूल होगी, उस पर नजर रखनी होगी और उसका सामना करने की तैयारी करनी होगी। It's expanding its influence across the Himalayas into our neighborhood. Despite being an economy which is 5 times the size and with such a large standing army, and despite having the Himalayas between us, it's bound to be a threat for us in the years ahead. उप सेना प्रमुख की सोच को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये बयान अमन पसंदगी की अखबारी धारणाओं को तोड़ता है और हमें आगाह करता है। The declared annual defense expenditure of China in terms of percentage of GDP is nearly 3 times alone, and when multiplied with the overall GDP, it's much more. I would also hasten to add that a large portion of Chinese defense expenditure remains undeclared. तो क्या भारत चीन के साथ युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है? क्या शांति का रास्ता अब क्रांति से होकर जाने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे गोला बारूद, असलहे, तोप, मिसाइल, मोटार, जहाज, पनडुब्बी युद्ध के लिए ललकार रहे चीन को चित करने के लिए तैयार हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सेमिनार में उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने हमें आगाह किया है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को हल्के में लेना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। चीन और पाकिस्तान एक हो रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भारत की सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी की यह सलाह दरअसल एक चेतावनी है सियासत की दिशा तय करने वालों के लिए कि बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है।
और उप सेना प्रमुख की चिंताएं और सलाह कोई राजनीतिक बयान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खतरे पर एक ठोस नजरिया है। इस नजरिए को दरकिनार करने के नतीजे हमें कहीं हास्यास्पद न बना दें। चीन हिमालय पार करके हमारे इलाके में घुसता आ रहा है। ये सब हम देखते और सुनते आ रहे हैं। इतिहास की किताबें कहती हैं कि 1962 के बाद से ही हमने शांति के लिए चीन के शर्तों के सामने अक्सर समर्पण किया है। उसके हथियारों के सामने हमारी कूटनीति अक्सर हथियार डालती रही है। लेकिन अब सेना के भीतर से चिंता की आवाज उठी है। ये आवाज कहती है कि मजाक का समय खत्म हुआ, अब काम करने की जरूरत है। सत्य का सामना करने से और नहीं कतराया जा सकता। आज तक ब्यूरो। चीन शुरू से ही खतरा था, खतरा है और खतरा रहेगा। चीन शुरू से ही दगाबाज था, है और रहेगा। लेकिन अब क्या फर्क आया है? अजीत डोवाल वहां पर जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। इसको लेकर अखबार ने उनके क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त पहले आपको बता दें, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुशांत सरीन जी हैं, जो कि इस पूरे मामले पर अच्छी खासी समझ रखते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। आप सबसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर है, उपसेना प्रमुख चीन को लेकर यूं ही चिंतित नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर चीन एक रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो सीधे युद्ध की धमकी दे डाली है। यह आज ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। उसने आज भारत को आगाह करते हुए लिखा है कि अच्छा होगा भारत खुद ही अपने सैनिक वापस बुला ले, वरना चीन जो करेगा उसके बाद भारत के लिए स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। एक दिन पहले चीनी सेना ने भी कहा था कि भारत टकराने की जरूरत ना करे तो बेहतर होगा। तो क्या होने वाला है, क्रांति या शांति? जिस तरह से चीन रोज अपने बयान तल्ख कर रहा है, जिस तरह से चीन रोज अपनी सैनिक तैयारियों की घोषणा कर रहा है, और जिस तरह से चीन भारत को आंख दिखा रहा है, वो बहुत परेशान करने वाला है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बाद अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से डोकलाम पर युद्ध की सीधी चेतावनी दी है। स्वेच्छा से सैन्य वापसी भारत के लिए सस्ता पड़ेगा। अगर बीजिंग ने जवाबी उपाय किए तो नई दिल्ली राजनीतिक और सामरिक रूप से ज्यादा बेचारा महसूस करेगी। 1962 के बाद उसे गंभीर रणनीतिक सदमा लगेगा। पीएलए पहले ही कह चुका है कि पहाड़ को हिलाना मुश्किल है, लेकिन चीनी सेना को हिलाना उससे भी मुश्किल। और अब ग्लोबल टाइम्स की चेतावनी, एक ऐसे नहीं चलेगा। 27 जुलाई से बीजिंग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने वाली है। अजीत डोवाल भी इसमें भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंचने वाले हैं। भारत तो उम्मीद लगाए बैठा था कि उनकी इस यात्रा से डोकलाम को लेकर छाए बादल छटेंगे, लेकिन अब पता चला है कि इस पूरे मामले में चीन उन्हें खलनायक की तरह देखता है। अजीत डोवाल डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच तनातनी के मुख्य योजनाकार माने जाते हैं। अगर वो सीमा विवाद पर मोलभाव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। 在此，我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史，证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。 डोवाल की यात्रा से पहले एक तरह से चीन ने भारत के सामने अपना फैसला सुना दिया है। वो डोकलाम पर न कोई बात करना चाहता है और न सुनना चाहता है। उसकी धमकी है कि सैनिक हटाओ, साख बचाओ। चीनी सीमा से भारतीय सैनिकों की बिना शर्त वापसी सार्थक द्विपक्षीय संवाद की पूर्व एवं अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब तो ये हुआ कि डोवाल की चीन यात्रा का महत्व हवाखोरी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। भारत के सामने इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि डोकलाम में वो क्या करने वाला है। हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे या फिर हम चीन से युद्ध के लिए तैयार हैं।
जब तक भारत डोकलाम से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाता, इस मुद्दे पर उससे कोई बात नहीं होगी। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी का एक औपचारिक सम्मेलन है। यह भारत चीन सीमा विवाद पर बात करने का मंच नहीं है। 强烈要求另方立即将越界的边防人员撤回边界线的印方一侧，这是我们解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国。 तो चीन की सेना, चीन की सरकार और चीन के अखबार तीनों ने इस पर अपनी राय साफ कर दी है और तीनों की राय एक है, चीन डोकलाम पर कुछ नहीं सुनेगा। अब यह भारत को तय करना है कि वो क्या चाहता है। क्या हमारी सेना चीन की पीएलए का सामना करने में समर्थ है या फिर हमारी सरकार अपनी संप्रभुता और स्वाभिमान से समझौता करके चीन से शांति की खैरात को स्वीकार करेगी। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल यह है कि आज चीन के जो अखबार है वहां पर तो सारे अखबार और मीडिया सब सरकार कंट्रोल करती है। आज जब चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये रिपोर्ट आई है तो इसके क्या अर्थ समझे जाएं, इसको कितना सीरियसली लिया जाए। कल ये खबर आई थी कि अजीत डोभाल जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर डोकलाम के लिहाज से भी बायलाइंस में बातचीत हो सकती है, साइडलाइंस में बातचीत हो सकती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, शंकर प्रसाद जी हमारे साथ है, जनरल शंकर प्रसाद। सर, कल यह खबर आई कि अजीत डोभाल बातचीत कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है डोकलाम के विषय पर जब ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे हैं। आज धमकी भरे अंदाज में उनका अखबार यह सब लिख रहा है। यह चीन कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या हमारी दम को आंकने की कोशिश कर रहा है? इसके पीछे क्या कोशिश है, क्या प्रयास है? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, चीन एक बड़ा हेजेमोनिक देश है और वो अपनी यहाँ पर बनाए रखना चाहता है। वो हमें धमकी दे रहा है, वो हमें धमकी दिखाता है 1962 की, हमें धमकी दिखाता है कि हम उसको पर्वत से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये सब मैं समझता हूँ धमकियाँ हैं। लेकिन ये कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूँगा कि आपने शुरू में दिखाया जो हमारे वाइस चीफ अवामी स्टाफ का जो स्टेटमेंट आया कि चाइना हमारी बड़ी बिगेस्ट एनिमी है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट पहले आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने कहा था चाइना इज अ बिगर एनिमी। तो चाइना हमारी एनिमी बहुत सालों से है, उसे सही हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। चाइना जितनी तैयारी इस बॉर्डर को रिजॉल्व करने की मिलिटरीली कर रहा है वो हमें सब मालूम है। उसने कितनी लॉजिस्टिक बेसिस बनाई हैं, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितनी आर्मी को इस इलाके में लड़ने की तैयारी की है। उसका व्हाइट पेपर है मिलिट्री पर, मेरा सवाल करता है माउंटेन वॉरफेयर में। एक सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए जी, मैं समझ गया। लेकिन देखिए, बात यह है कि भारत ये अभी तक चाहेगा और हमेशा चाहेगा कि हमें युद्ध में जाने की ज़रूरत न पड़े। और हमारे जो NSA कल जा रहे हैं चाइना, उनका प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी तरह से मुलाकात हो सके और ये बात हो सके कि देखिए इस मसले को डिप्लोमेटिकली ही सुलझाना है, हम इसको मिलिट्री प्रेशर में सुलझाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप 1962 की उसमें मत रहिए, अब 1962 नहीं रहा है। भारत सेना अलग है, भारत सेना के फौजी अलग हैं, उनके आर्मी चीफ हमारे प्रधानमंत्री अलग हैं। तो इस बात को तो छोड़ दें आप। लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि अगर आप बातचीत से इस मसले को सुलझा लें तो दोनों देशों के पक्ष में है। सर, ये पॉइंट आपका अंडरस्टूड है। मैं यहाँ पर सीधे सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा। ये तो वक्त बताएगा। सुधांशु जी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि अजीत डोभाल वहां जाकर बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है ये मामला रणनीति का है, ये टीवी के स्टूडियो में डिस्कस नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, मुझे एक छोटी सी चीज ये समझाएं कि क्या आज की तारीख में इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली क्या चीन बैकफुट पर है? क्योंकि उसके जो तेवर हैं, उसकी जो बयानबाजी है, उसको देखकर कहीं पर नहीं लगता कि वो बैकफुट में। देखिए, जैसा भी जनरल शंकर प्रसाद जी ने कहा कि आज का जो बयान है उपसेना प्रमुख का, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये बयान दिया था फर्स्ट वीक ऑफ मई 1998 में। ये पोखरण विस्फोट से लगभग हफ्ता भर पहले का बयान था और वह इसलिए था क्योंकि अगर हम परमाणु विस्फोट करें तो उसे सिर्फ पाकिस्तान के साथ ना इक्वेट किया जाए, देखा जाए कि भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स चाइना के साथ इक्वेटेबल है। अब जो आज की स्थिति है उस पर मैं ये कहना चाहूंगा
वैसे तो हमारे यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, सुशांत सरीन जी हैं जो इस विषय के ज़्यादा बेहतर जानकार हैं, पर मेरा अपना एक अनुमान ये है कि चाइना की इकोनॉमी अब बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां उन्हें लग रहा है कि अब सैचुरेशन है और सैगिंग का खतरा है। इसीलिए उन्होंने वन बेल्ट वन रोड और ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सवाल कुछ और पूछा है, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरा सवाल कुछ और है आपसे, मैं उसी पे आ रहा हूं अभी जी। तो उन्हें यह लग सकता है कि इधर भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ वर्षों में वो थ्रेशोल्ड लिमिट आ जाए कि अर्थव्यवस्था में जो आज चीन हमसे बड़ा और ज्यादा मजबूत माना जाता है और सामरिक शक्ति में भी हमसे बेहतर माना जाता है, वो कहीं भारत वह स्थान न ले ले। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं होती, डिप्लोमेसी की भी होती है। डिप्लोमेसी में हम चीन से काफी आगे हैं, यह बात हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि चीन के चारों तरफ जितने भी देश हैं, आप दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। सर एक सेकंड जी, आपने पॉइंट अच्छा रखा, लेकिन जिस देश को हम डिफेंड कर रहे हैं, चीन बार बार झूठ बोल रहा है। भूटान के अंदर वो घुसने की कोशिश कर रहा था, वो सड़कें बना रहा था। भूटान की तरफ से कोई भी बहुत सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आया जो कि हमारी तरफ हमारे लिए इंकरेजिंग होगा। देखिए, वो भूटान अपनी स्थिति को देखकर किस आधार पर बयान देगा, यह तो भूटान की सरकार बता सकती है। नहीं, लेकिन हम तो मदद कर ही रहे हैं उनकी। हमारी प्रतिबद्धता भूटान के प्रति असंदिग्ध है। अवर कमिटमेंट टुवर्ड्स भूटान इज अनफ्लिंचिंग। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि चीन यह भी सोच सकता है कि अगर वो भारत को दबाने में सफल हो गया तो जितने भी देशों से उसका विवाद चल रहा है, चाहे भूमि का, चाहे सागर के जल का, वो जापान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, सबको वो दबाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली भारत ही है। मैं सुशांत जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा सुशांत सरीन जी से यह सवाल होगा, क्योंकि यहां पर जिस ग्लोबल टाइम्स का हम बात कर रहे हैं, जिस अखबार में चीन के अखबार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें धमकी दी गई, उसमें एक लाइन और भी लिखी गई है, चीन को अपनी सेनाएं हटाने या सड़क निर्माण टालने के मामले में भारत के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसी अखबार में यह भी लिखा गया है। क्या कहना चाहता है चीन? क्या खुद चीन कंफ्यूज है, बहक गया है, बौखला गया है? चीन के ये तेवर आज के नहीं हैं। पिछली एक दशक में तेजी से बढ़ी अपनी अर्थव्यवस्था की बदौलत चीन ने अपनी सैनिक क्षमता में भी तेजी से इजाफा किया है, और इसी के दम पर वो दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिमालय तक अपना एक छत्र राज कायम करने का सपना देख रहा है। अपने इसी ख्वाब की सनक में वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम हर दिशा में अपने पड़ोसियों के घर में ताकत के घमंड में चूर चीन हिमालय से लेकर महासागर तक हेकड़ी छाड़ने में मशगूल है। डोकलाम को लेकर भारत को रोजाना युद्ध की धमकी देने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी चीनी दादागिरी उतना ही जोर मार रही है, और इस दादागिरी का ताजा शिकार बना है दक्षिण में चीन का पड़ोसी वियतनाम। दक्षिणी चीन सागर में तेल की खोज में जुटे वियतनाम को चीन की धमकियों के चलते काम रोकना पड़ा, क्योंकि समंदर के इस इलाके को चीन अपनी बपौती मानता है। दक्षिणी चीन सागर में करीब 1 महीने से गैस की खोज में जुटा था वियतनाम। वियतनाम ने स्पेनिश कंपनी रेप्सोल को दिया था गैस खोजने का ठेका। चीन ने वियतनाम को काम बंद करने की धमकी दी। काम नहीं रोकने पर दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के बेस पर हमले की धमकी दी, और चीन की धमकी के बाद वियतनाम ने स्पेन की कंपनी को काम रोकने को कह दिया। दरअसल 2011 के बाद से ही चीन समंदर के इस इलाके में अपनी दादागिरी चला रहा है, जिसकी वजह से अपने करीब सभी पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों में तनातनी आ गई है। अपने दक्षिणी हिस्से में समंदर के बड़े हिस्से पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है। दादागिरी ऐसी कि समंदर के नक्शे में भी चीन ने कुछ लकीरें खींचकर अपना दायरा बना लिया है। इन लकीरों को 9 डैश लाइन कहा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लकीरों का कोई वजूद नहीं है, लेकिन चीन पुराने वक्त में अपने समुद्री कारोबार का हवाला देकर दूसरे देशों की समुद्री सीमा तक अपना हक साबित करने पर तुला है। दक्षिण चीन सागर में ही स्प्रैटली द्वीप समूह है। इसमें कई देशों ने अपने सैन्य बेस बना रखे हैं। इसे लेकर भी चीन आए दिन इन देशों को घुड़की देता रहता है। 2012 में चीन ने फिलीपींस के कब्जे वाले एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। फिलीपींस ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने चीन के खिलाफ फैसला दिया, जिसे मानने से चीन ने इनकार कर दिया। दक्षिण चीन सागर में ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों को धमका कर रखने वाला चीन यही नीति जमीन पर भारत के साथ भी आजमा रहा है। सबसे बड़ी फौज और हथियारों के जखीरे के बल चीन को लगता है कि वह भारत को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन भारत सरकार और भारतीय फौज पर इन धमकियों से कोई फर्क न पड़ता देख चीन और बौखला रहा है।
दूसरी ओर चीन के इरादों को अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ भी आईना दिखा रहे हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सपर्ट और लेखक गिलबर्टो विलरमोसा के मुताबिक भारत को सबक सिखाने की धमकियां देने से पहले चीन को 1979 के वियतनाम युद्ध से सबक लेना चाहिए। परमाणु शक्ति संपन्न भारत से उलझने से चीन मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल के दौरे से पहले ही चीन की सरकारी मीडिया ने उन्हें लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया है, उससे यह गुंजाइश कम ही लगती है कि चीन अपनी ताकत के आगे कुछ और देखने या समझने को तैयार होगा। आज तक ब्यूरो। यानी सीधे अगर तौर पर कहा जाए तो इकोनॉमिकली साउंड, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत नॉर्थ कोरिया बन चुका है चीन, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ सुशांत जी हैं। सुशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले पर इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली अगर बात की जाए तो हम कितने फ्रंट फुट पर हैं? अजीत डोभाल अगर वहां पर जा रहे हैं तो कितने सारे लोग हमारे साथ हैं? यह बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछा था कि भूटान तक कुछ नहीं बोल रहा है जिसके समर्थन में हम खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, भूटान का तो अगर उन्होंने थोड़ी सी चुप्पी साधी हुई है वो तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि दो हाथियों के बीच में अगर लड़ाई होगी तो भूटान तो बेचारा पिसेगा, तो मेरे ख्याल वहां पर तो बात समझ में आती है। दूसरी चीज ये कि अगर हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं, जो कि अभी लग नहीं रहा, शायद मास मीडिया में, अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर युद्ध की बातें ज्यादा हैं, जमीनी स्तर पर कोई मोबिलाइजेशन चीन की तरफ से ऐसी हुई है ना, फौजों को बॉर्डर की तरफ लेके गया है, जिससे ये आप एक तस्वर बना सकते हैं कि जंग छिड़ने वाली है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। झड़प भी शायद ना हो और उम्मीद यही है कि नहीं होगी। तो मेरे ख्याल जंग का तो अभी खतरा उस लिहाज से नहीं है, हालात संजीदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जंग वाली बात जो है इस समय एटलीस्ट। सर, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं, अभी इस वक्त बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में, और आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर आज एक कदम और आगे बढ़ा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद एनआईए ने हुर्रियत के जिन 7 नेताओं को गिरफ्तार किया था उन्हें अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने पाकिस्तान से आ रही उनकी फंडिंग, रुपए का इस्तेमाल और नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए 20 दिन की रिमांड मांगी। आज तक ने दिखाया था कि कैसे कश्मीर में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान दोनों हाथों से रुपए लुटा रहा है। आरोपियों को कई जगह आज तक की खबर से हुआ था खुलासा। ऑपरेशन टेरर फंडिंग में शामिल थे ये नेता और 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ये आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर था कि पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले दैत्यों को अदालत के दरवाजे पर खींच लिया गया था। एनआईए ने एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए हुर्रियत के 7 नेताओं को अदालत में पेश किया। जज को बताया कि कैसे उनसे भारत के अमन को खतरा है। यह खतरा आज तक ने आपको दिखाया था। पाकिस्तानी रुपए पर बर्बादी की सौदागरी। एनआईए ने अदालत से 20 दिन के रिमांड मांगे। Nail them down, sir? What sort of evidence? That's why we have arrested them. Sir, do you also feel that it is time that you will be summoning the big fish, Saeed Ali Shah Gilani, Meerwais? Let us see at an appropriate time. We will tell you. गिलानी साहब को फंड किया है, कितना? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ पता चलता है तो ठीक ठाक किया। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ठोस आधार बन चुका है। हमने दिखाया था कि हुर्रियत के नेता हवाला के जरिए पाकिस्तान से रुपए का हेर फेर करते हैं, उस रुपए से दहशतगर्दी का कारोबार करते हैं, पत्थरबाजों को रुपए के दम पर उकसाते हैं और सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल जलाना भी हुर्रियत की मूवमेंट का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैस चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल, जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैओस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। 3000 आप कह रहे हैं स्कूलों में आपने आग लगवा दी कश्मीर में। 3000 नहीं, 3000 नहीं, 3500 नहीं, ना अभी तो 35 ही चले हैं, वही 35 ही चले। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने कश्मीर घाटी में विरोध के नाम पर चल रही आतंकवाद की फंडिंग का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस स्टिंग ऑपरेशन का हर फ्रेम देखा, हर चेहरे की शिनाख्त की, आज तक के दावों को अपने तरीके से परखा और अंत में पाया कि आज तक ने जो दिखाया है वो कश्मीर के हालात का सबसे खतरनाक सच है। इसके बाद छापेमारी का जो दौर चला उसमें हुर्रियत के 7 नेता अंदर हो गए। पेश किया गया कोर्ट में पेश करने के बाद उन्होंने जो भी तफ्तीश करी है एनआईए ने इस केस में, वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। बचाव में हमने ये कहा कि रिमांड मिलना नहीं चाहिए, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए, जिस पर कोर्ट अभी ऑर्डर करेगी। जम्मू में आज तक ऑपरेशन के बाद हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान से कारोबारी रिश्ते तोड़ने की मांग की गई, पोस्टर जलाए गए और कहा गया कि अब वक्त आ गया है जब असली मछलियों की आंख पर निशाना लगाया जाए। जो आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन करा था और बाकी भी जितने भी हमारे नेशनल चैनल हैं, उन्होंने पूरा स्पष्ट योगदान उसके अंदर दिया, तब जाकर के ये सारी व्यवस्था की पालना हुई है। उसके अंदर सब नेशनल योगदान जितना भी थे चैनल, उनके माध्यम से ये सारी व्यवस्था के ऊपर आज हम यहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सच है कि आज तक ने हुर्रियत की पोल खोलने के लिए जोखिम लिया है। ये सच है कि आज तक ने पाकिस्तान और हुर्रियत के रिश्तों की पड़ताल के लिए खतरे उठाए हैं। ये सच है कि आज तक ने कश्मीर के हालात की हकीकत जानने के लिए तमाम दुश्वारियों का सामना किया। लेकिन इससे आगे का सच ये है कि हमें इस बात का संतोष है कि हमारा ऑपरेशन एनआईए के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सूत्र बन गया है। आज तक ब्यूरो। हमारे स्टिंग ऑपरेशन से हुर्रियत के उन नेताओं की पूरी तरीके से कलई खुल गई, बल्कि उनको नेता कहा जाए ये अब सवाल खड़ा होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पत्थरबाजी की जो सुपारी दी जा रही थी उसका एक एक सच सामने आया। आईजी कश्मीर से बातचीत की है हमारी सहयोगी ने, क्या कहना है उनका, ये देखते हैं। श्रीनगर में हड़ताल का क्या असर रहा है और अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईजी कश्मीर मुनीर खान। खान साहब, सबसे पहला सवाल है कि जो हड़ताल हुई है काफ़ी जगह पे सक्सेसफुल है, काफ़ी जगह पे आप लोग कहते हैं अनसक्सेसफुल नहीं है। फैक्ट ये है कि हुर्रियत ने कॉल दी और लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जी हाँ, कल दी हुर्रियत ने, जब एनआईए ने 7 लोग, जैसा आप जानते हैं हुर्रियत के सेकंड रंग में जो 7 लोग आते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। उसके बाद हुर्रियत की तरफ से कॉल आई जिसमें आज किसी जगह दुकानें पूरी बंद हैं, किसी जगह कम बंद हैं, कहीं पार्शली बंद हैं, कहीं ज़्यादा। और लेकिन आप सुबह से खुद भी तो घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि ट्रैफिक सड़कों पे ठीक ठाक चल रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। तो वी कैन से हड़ताल का ल्यूकवार्म सा असर है। और जिस चीज के लिए हड़ताल की कॉल दी गई है वो भी आप मुद्दा जानती हैं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मतलब आप कहने के मतलब ये है कि गिलानी साहब का सन इन लॉ है, उन्हें अरेस्ट किया है, उसके बाद भी लोगों का जो गुस्सा है वो इतना नहीं सामने आया है। नहीं, इसमें गुस्से की बात नहीं है। इसमें जब ये लोग अरेस्ट हुए उसके बाद ये कॉल आई, तो आपने कल देखा होगा, मैं आपको इतना मोटा ये बता दूं, कल आपने देखा होगा जब हड़ताल कॉल आने के बाद सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहा और यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी सवालात भी किए इस हड़ताल की कॉल को लेके कि क्या वजह है कि ये कॉल दी जा रही है। क्या यही वजह है कि हुर्रियत के कोई लीडर है उनके दामाद की गिरफ्तारी अमल में लाएगी इसलिए कॉल दी जा रही है। और कई लोगों ने कई और भी मिसालें दी थी, इस दिन क्यों हड़ताल की कॉल नहीं दी गई या इस दिन क्यों नहीं दी गई, आज क्यों दी गई। तो जिससे साफ जाहिर है कि हड़ताल की कॉल इटसेल्फ एक डिबेट का मुद्दा बन गई जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों का बहुत ज़्यादा है। और कई लोग तो साफ कहते हैं कि यह हड़ताल की कॉल बिल्कुल फजूल है, नहीं होनी चाहिए थी। तो जब कोई भी चीज़
से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक क्रिएट हो जाए और एक डिबेट का मुद्दा बन जाए, दैट मीन्स कि वो चीज़ 100% ठीक नहीं है। तो इसी तरह लोगों ने अपना उसमें जो है जाहिर किया है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कश्मीर की जनता को भी ये समझ में आने लग गया है कि हुर्रियत उनके अपने नहीं है, ये सिर्फ पैसा खाते हैं, वो भी पाकिस्तान का उपद्रव मचाने के लिए। सीधे चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान है सुधांशु जी। सबसे पहले तो रिएक्शन अब मैं आपसे इस पर ही लेना चाहूंगा, अगर बात की जाए हुर्रियत की तो अब हुर्रियत के कितने दिन और बाकी हैं? देखिए, जहां तक हुर्रियत का प्रश्न है, हमारी सरकार आने के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमारी सरकार ने ही हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। दूसरा बिंदु, हमने कभी हुर्रियत से कोई वार्ता नहीं की। तीसरी बात, जब उनके बारे में इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आए जो कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से आए, तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पहली बार हमारे टाइम में हुई और आज आपने देखा कि एनआईए के द्वारा गिरफ्तारी हमारे समय में हुई। ये वो लोग हैं जो पिछली सरकारों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की व्यवस्था के दामाद की तरह रहते थे। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नरेंद्र मोदी सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सर, कितने दिन बाकी हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने आपको गिना दिया ना, जो कुछ भी 5-6 कार्रवाइयां हुई हैं हमारे रिजीम में हुई हैं। आगे आप देखिए नियमानुसार कार्रवाई होगी। और उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में खबर मुंबई से जो कि आपके होश फाख्ता कर देगी। एक नागरिक के तौर पर हम क्रांति की सारी उम्मीद दूसरों से करते हैं, अपने आप को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। हम नियम कानून पर चलना हमारी अपनी तौहीन समझते हैं। इसका नतीजा हुआ यह कि आज मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। घाटकोपर इलाके के साईं अपार्टमेंट बिल्कुल दुरुस्त हालत में था। कहा जा रहा है कि बिना किसी मंजूरी के इमारत की 1 मंजिल पर बदलाव किए जा रहे थे। नतीजा, इमारत में दरार आ गई और फिर वो गिर गई। अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, 35 से ज्यादा घायल हैं और अभी भी कई दबे हुए हैं। अजीब किस्म का मंजर था। निकाली जा रही लाशें, चारों तरफ चीख पुकार, तड़पते हुए घायल, बचाव में लगे राहत कर्मी, एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस अफसर और मददगार। 4 मंजिल की इमारत चबूतरे की तरह जमीन पर पड़ी थी। मुंबई का घाटकोपर इस घटना से दहल उठा था। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज 4 मंजिला इमारत गिर चुकी है। आप नीचे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पूरा मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। 4 मंजिला रेसिडेंशियल अपार्टमेंट था यहाँ पे। पहले माले पे यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल थी। साई अपार्टमेंट इस बिल्डिंग का नाम है। इसके पहले माले पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल थे, कई सारे पेशेंट्स, बच्चे भी मौजूद थे। लाशें निकलनी शुरू हुई तो थमने का नाम ही न ले। 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक का आंकड़ा तो आधे घंटे में ही पहुंच गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली इमारत अचानक से ऐसे कैसे हिल गई कि जमीन ही निकल गई। साईं अपार्टमेंट की चारों छतें पहली मंजिल पर आकर अटक गई थी। इस वक्त मैं घाटकोपर के उस लोकेशन पे हूँ जहाँ एक इमारत धराशायी हुई है। 4 मंजिली इमारत, इसे G+4 कहा जा रहा है। तकरीबन 20 से 30 इसमें परिवार रहा करता था। लेकिन इमारत कितनी पुरानी है, ये अगर लोकल जानकारों से अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 60 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। 4 मंजिल के साईं अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर एक अस्पताल चलता था, शिद्दत मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। अभी पता नहीं है कि जब इमारत गिरी तब वहां कितने मरीज, कितने डॉक्टर और कितनी नर्सें मौजूद थी। फिलहाल सारा ध्यान राहत और बचाव पर है। लोगों को निकालने का और लोगों को मदद करने के कार्य में है। बाकी कितने हैं क्या है सब फिगर्स हम आपको देंगे। सर, मुंबई में कितनी मात्रा अब तक अभी जो लोग हैं उसमें उनको निकालना और जो इंजर हुए हैं उनके ध्यान रखना, इस काम पे हम जुटे हैं। ऐसा भी नहीं है कि साईं अपार्टमेंट बहुत पुराना था। केवल 30 साल पहले यह बिल्डिंग बनी थी। अस्पताल से ऊपर की सारी मंजिलें रिहायशी थी और सारे फ्लैट में परिवार रहते थे। बताते हैं कि एक दिन पहले ही इमारत में बदलाव के लिए तोड़फोड़ हुई थी।
इस तोड़फोड़ से इमारत का एक खंभा हिल गया था और शाम को ही इसमें दरार आ गई थी, लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि बिल्डिंग गिर ही जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि साईं अपार्टमेंट रहने के लिए पूरी तरह सुरक्षित था। बीएमसी ने उसे न तो कोई नोटिस दिया था और न ही उसे असुरक्षित इमारतों की श्रेणी में शामिल किया था। मतलब जो भी हुआ वो 48 घंटे के भीतर हुआ, जिससे साईं अपार्टमेंट की दीवारें हिल उठी और फिर पूरी बिल्डिंग जमीन पर आ गिरी। सूत्रों की माने तो परसों शाम में इस हॉस्पिटल के अंदर एक अल्टरेशन हुआ था, वहां का एक पिल्लर तोड़ा गया था, जिसके बाद बिल्डिंग कल हिल गई थी। वहां के जो रेसिडेंट्स थे उन्होंने भी वो झटका महसूस किया था और आज करीबन 10:15 बजे ये बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे आ गई। संतोष की बात यह रही कि अपार्टमेंट के गिरने के आधे घंटे के भीतर 200 से ज्यादा लोगों को फौरन राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया। आसपास के लोग भी पूरी तरह मलबा हटाने में जुट गए और आपदा प्रबंधन की टीम ने डेरा डाल दिया। लेकिन अभी भी यह पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है कि मरने वालों की अंतिम संख्या कितनी है और कुल कितने लोग घायल हुए हैं। सौरभ वक्तानिया, घाटकोपर, मुंबई, आज तक। जब दुर्घटना ऐसे घटे तो ऐसे दुर्घटना नहीं कत्ल कहना चाहिए। सीधे चलते हैं वीरेंद्र सिंह मुनावत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले उस अस्पताल में जो बच्चे थे, जो परिवार थे, उनमें से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कितने लोग बच गए हैं? एक, और दूसरा संक्षेप में बताइएगा इस घटना का कातिल कौन है? दूसरा सवाल मैं पहला लूंगा कि सुनील सताप नाम का शिवसेना कॉर्पोरेटर है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है क्योंकि अस्पताल उसी का था और उसी का ये मास्टरमाइंड था कि अस्पताल के पिलर्स को छेड़छाड़ करना या फिर अस्पताल को होटल के रूप में कन्वर्ट करने की पूरी तैयारी उसने कर रखी थी और जिसके कारण सभी उंगलियां उसी पे उठ रही है, जो इस वक्त भगोड़ा साबित हो चुका है। वो अभी इस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो क्लिनिक कई दिनों से बंद था, इसलिए अंदर वो रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो अभी तक माना यह जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 लोग और भी दबे अंदर हो सकते हैं। बल्कि एक मिराकल केस स्टडी सामने आया है कि एक शख्स अंदर दबा हुआ है, उसके हाथ में मोबाइल है और बाहर अपने परिजन से वो बात कर रहा है, यानी अंदर शख्स जीवित है और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कई जीवित और भी निकल सकते हैं। तो दोनों सवाल, कई और भी जीवित इसमें हो सकते हैं, 10 से 15 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहां है, ये बड़ा सवाल है। जो इस घटना का जिम्मेदार आप जिसको बता रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी इस पर, ये एक और बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। अभी बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में, और ब्रेक के बाद हल्ला बोल।